नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी हाथरस पर जारी बवाल की, बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे की। जानेंगे कि मध्य प्रदेश में कैसे घिरी बीजेपी और क्यों बिगड़े दिलीप घोष के बोल। बुलेटिन के आखिर में बात सिनेमा घरों के लिए जारी एसओपी की, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में चुनाव के लिए रालोसपा बसपा गठबंधन में शामिल होगी। एआईएमआईएम तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी गठबंधन का नाम। बिहार में नई सरकार पर भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का दावा। बिहार में बनी महागठबंधन की सरकार तो भाकपा माले नहीं होगी सरकार में शामिल। इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही है माले। ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, जर्मनी के राइनहार्ड गेंजेल और अमेरिका की आंद्रे गेज को दिया जाएगा इस साल का भौतिकी का नोबेल प्राइज। गेंजेल भौतिकी का नोबेल जीतने वाली दुनिया की चौथी महिला वैज्ञानिक। त्योहारी सीजन से पहले मिडिल क्लास को मिलेगी सौगात। लोन की ब्याज दर में हो सकती है कटौती। 7 अक्टूबर से शुरू होगी आरबीआई की बैठक। 9 अक्टूबर को आरबीआई कर सकती है बड़ा ऐलान। और शेयर बाजार में आज भी रही तेजी। सेंसेक्स 601 अंकों की तेजी के साथ 39,575 अंक पर पहुंचा। निफ्टी 159 अंक की बढ़त के साथ 11,662 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हाथरस मामले में सुर्खियों में आने के बाद से ही सरकार बुरी तरह से फंसती दिख रही है। अब जब न्याय की उम्मीद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो कोर्ट ने भी इसे काफी गंभीर माना है। इसी खबर पर चर्चा के लिए मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। राजीव जी, हाथरस मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस कारण से पीड़िता का अंतिम संस्कार चोरी छिपे आधी रात को किया गया, और वो भी परिवार वालों की सहमति और मौजूदगी के बिना। इस सवाल पर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उसमें तो इस बात को सिरे से नकार दिया गया है कि अंतिम संस्कार परिजनों की सहमति के बगैर हुआ। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया और इसमें परिवार की भी सहमति थी। राजीव जी, अगर ऐसा है तो फिर अब पीड़िता के परिजन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनसे बिना पूछे उनकी बेटी का आखिरी संस्कार किया गया, उन्हें आखिरी बार चेहरा भी नहीं देखने दिया? क्या आधी रात को अंतिम क्रिया करना ही एकमात्र तरीका था या सरकार कुछ छिपाना चाहती थी? देखिए सृष्टि, बिना आग के धुआं नहीं उठता। हाथरस पीड़िता का जिस तरह अंतिम संस्कार हुआ उसमें यही लग रहा है कि सरकार कुछ न कुछ छिपा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में उसने अपना दामन साफ बचाते हुए सारा दरमदार कानून व्यवस्था के कंधों पर डाल दिया है कि शांति बनाए रखने की खातिर ऐसा किया गया है। यह सही है सृष्टि की उस युवती के साथ जो अत्याचार हुआ उससे लोगों में बहुत नाराजगी है और यह मामला अब दलित बनाम सवर्ण का भी रूप लेता जा रहा है। लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस प्रशासन की है। अगर सरकार को हालात बिगड़ने का अंदेशा था तो उसे पहले से दूसरे एहतियाती कदम उठा लेने चाहिए थे। जैसे लोगों की आवाजाही रोकने के साथ इंटरनेट कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता था, असामाजिक तत्वों पर पहले से निगाह रखी जा सकती थी, या पीड़िता का अंतिम संस्कार उसके गांव में न करके कहीं और किया जा सकता था, या उसे कुछ वक्त दिल्ली में ही रखा जा सकता था। मगर आधी रात को अंतिम संस्कार ही एकमात्र उपाय नहीं था जैसा सरकार कह रही है। सरकार के मुताबिक ये सब परिजनों की सहमति के साथ हुआ है, तो क्यों उन्होंने अपनी बच्ची का चेहरा न देख पाने की बात उठाई? उसकी मां एम्बुलेंस पर सिर पटक कर किसे रोक रही थी? अस्थि विसर्जन से परिजनों ने इनकार क्यों किया? ऐसे कई सवाल हैं सृष्टि, जिनके जवाब भी योगी सरकार को देने चाहिए। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद राजीव जी। अब रुख करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार जो कृषि कानून लेकर आई है उसके खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब से इस कानून के खिलाफ ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की। इसी दौरान राहुल गांधी ने आज फिर मोदी सरकार को कृषि कानून के साथ साथ कई मुद्दों पर घेरा है। एक रिपोर्ट देखिए। बात नोटबंदी की हो या जीएसटी की, महामारी की हो या फिर हाल में ही हुई यूपी के घटना की, कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेर रही है। फिलहाल तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार को कृषि कानून पर घेर रहे हैं। कृषि कानून पर देश भर में अन्नदाता विरोध जता रहे हैं तो कांग्रेस भी पूरा समर्थन दे रही है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की, जिसका आज समापन होगा। आज राहुल गांधी हरियाणा में प्रवेश करेंगे। हालांकि इस पर भी सियासत गर्मा सकती है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने राहुल गांधी के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है।
रैली से पहले राहुल गांधी ने पटियाला में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पटियाला सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृषि कानूनों, सीमा पर चीन के साथ तनाव और हाथरस केस को लेकर केंद्र की मोदी और यूपी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पहले मोदी जी ने नोटबंदी की, जीएसटी लगाए, महामारी के वक्त मजदूर किसानों की मदद तक नहीं की और अब अन्नदाताओं के खिलाफ 3 कानून लेकर आए हैं। हम मोदी जी के इस कदम के खिलाफ आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने चीन और हाथरस समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को खरी खोटी सुनाई है। अब कांग्रेस तो साफ कर चुकी है कि वो पीछे हटने वाली नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है। कृषि कानून पर सरकार फंस गई है, लेकिन बिहार में जरूर वो सीट बंटवारे के फंसे पेंच से निकल गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। इस बार एनडीए के साथ एलजेपी चुनाव मैदान में नहीं है। ऐसे में किस पार्टी के हिस्से में आई हैं कितनी सीटें, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में एनडीए में भी सीटों का बंटवारा हो चुका है। एनडीए गठबंधन ने नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हुए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर मुहर लगा दी है। बीजेपी ने आज एलजेपी को भी साफ संदेश दे दिया है कि जिसे नीतीश का नेतृत्व कबूल नहीं, वो एनडीए में नहीं रह सकता। इसके बाद नीतीश कुमार के आवास पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं की बैठक हुई और सीट बंटवारे के साथ किस दल का प्रत्याशी किस सीट से उतरेगा, इस पर भी सहमति बन गई। बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने दी। बिहार की 243 सीटों में से जेडीयू के हिस्से में 122 और बीजेपी के हिस्से में 121 सीटें आई हैं। यानी लोकसभा चुनावों की तरह विधानसभा चुनाव में भी सीटों का बंटवारा 50-50 के फॉर्मूले पर किया गया है। जेडीयू ने अपने हिस्से की 7 सीटें जीतन राम मांझी की हमको देने का भी ऐलान कर दिया है। मांझी अपने कोटे की सभी सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुके हैं। इसके बाद अब जेडीयू बची हुई 115 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी भी विकासशील इंसाफ पार्टी को अपने पाले में करने में जुटी है। बीजेपी नेता संजय पासवान ने बताया कि वीआईपी चीफ सहनी से सार्थक बातचीत हुई है और जल्दी ही वो भी एनडीए के हिस्सा होंगे। सहनी को बीजेपी अपने कोटे से सीट देगी और जो बातचीत चल रही है उसके अनुसार बीजेपी ने सहनी को 7 सीटों का ऑफर दिया है। सीटों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। वीआईपी अगर एनडीए का हिस्सा बनती है तो ऐसे में बीजेपी 110 से 114 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। नीतीश कुमार ने कहा कि किस सीट पर किस दल का उम्मीदवार होगा ये फाइनल कर लिया गया है। अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार भी तय हो गए हैं, जिसका ऐलान भी किया जा रहा है। दोनों पार्टियां संयुक्त चुनाव अभियान चलाएंगी। बिहार में सीटों के बंटवारे पर बात बन गई है और अब नेता मतदाताओं को लुभाने में जुटेंगे। इसके लिए बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में मामला कुछ अलग ही दिख रहा है। यहाँ मतदाताओं को वादों से नहीं बल्कि उन्हें नोट और साड़ियां बांटकर अपने पाले में करने की कोशिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं। सिंधिया समर्थक बीजेपी नेताओं का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे बीजेपी घिर गई है। चुनाव है तो जाहिर है कि नेता जीत के लिए जोर लगाएंगे, जनता को लुभाएंगे, मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। लेकिन बीजेपी के नेता तो जनता को वादों की चाशनी में डुबाने के साथ साथ तोहफों के लालच में भी उलझा रहे हैं। लोगों को नोट बांट रहे हैं, साड़ियों से रिझा रहे हैं। मंत्री बिसाहूलाल सिंह के बाद शिवराज के एक और मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो साड़ियां देते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो मुंगावली के पूर्व विधायक और मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव का है। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर सवालों की झड़ी लगा दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए तंज कसा है कि चुनावी दौर में 35 करोड़ दिखने लगा है। ये बिकाऊ लोग नेता नहीं हैं, ये लोकतंत्र के स्थायी कलंक हैं। 35 करोड़ दिखने लगा प्रचार में बीजेपी प्रत्याशी बांट रहे साड़ी। इस वीडियो के साथ ही कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। अब विपक्ष तो सत्तारूढ़ पार्टी पर बरसेगा ही। जब नेता वोट के बदले कभी नोट बांटेंगे तो कभी साड़ी बांटेंगे। कल भी शिवराज सरकार में खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह के पैसे बांटने का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वे लोगों को 100-100 रुपए के नोट बांट रहे थे, जिस पर कांग्रेस ने उन्हें बिकाऊ लाल की उपाधि देते हुए एक फोटो शेयर किया था और चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके अलावा उनके इस वीडियो पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने भी ट्वीट कर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि लगता है बिकाऊ लाल को कुछ ज्यादा ही नोट मिले हैं, कभी 10, कभी 100, कभी 500। कुछ दिनों बाद बंदा 2000 के नोट बांटेगा। कांग्रेस के आरोप के बाद मंत्री जी की सफाई भी आई थी।
जिसमें उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर पैसे बांटने का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो पुराना है। बिसाहू लाल का कहना था कि मंत्री बनने पर गांव में लोगों ने हमेशा की तरह कलश रखकर स्वागत किया था, जिस पर शगुन के तौर पर बच्चियों के कलश को 10 रुपए और 100 रुपए दिए गए थे। अब भले ही मंत्री जी ने सफाई दे दी हो, लेकिन पैसे के चक्कर में उनकी परेशानी तो बढ़ी है। यानी साफ है कि सिंधिया के समर्थक बीजेपी की टेंशन बढ़ाते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसके घर होगी जीत की रोशनी और किसके घर आएगा हार का अंधेरा, ये तो 10 नवंबर को साफ होगा। फिलहाल तो यूपी में अंधेरा छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में सरकार के फैसले के विरोध में बिजली कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है। हड़ताल के चलते बिजली आपूर्ति की पूरी तरह से ठप हो गई है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बिजली कर्मचारियों का निजीकरण के विरोध में कार्य बहिष्कार का असर दिख रहा है। पूरे प्रदेश में बिजली ना होने से मुसीबत आ खड़ी हुई है। हालात ये है कि लखनऊ में सीएम से लेकर डिप्टी सीएम और तमाम मंत्रियों के आवास पर बिजली व्यवस्था चरमराती दिख रही है। कार्य बहिष्कार के पहले ही दिन कई मंत्रियों के यहां बत्ती गुल हो गई। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों की हड़ताल से लाखों घरों में अंधेरा रहा। वाराणसी, देवरिया, चंदौली, बाराबंकी, प्रयागराज, मिर्जापुर, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोई समेत कई जिलों में पिछले 24 घंटों से बिजली गुल है। बता दें कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अरबों के घाटे में है, जिसके बाद सरकार ने कर्मचारियों को चेताया था। बावजूद इसके कोई सुधार नहीं हुआ। बिजली चोरी, कनेक्शन कटना और बिजली बिल की वसूली करने में लापरवाही देखने को मिली, जिसके बाद सरकार ने इसे निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले के विरोध में 5 अक्टूबर से बिजली कर्मी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। दरअसल ऊर्जा मंत्री और संघर्ष समिति के बीच समझौते पर सहमति बनी थी। समझौते के तहत ऊर्जा मंत्री ने घाटे को कम करने के लिए बिजली कर्मियों को 31 मार्च तक का समय दिया था, जिसके बाद मार्च तक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण को टालने पर सहमति बनी थी। इसके बाद बिजली कर्मचारी संघर्ष समिति ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया था, लेकिन यूपीपीसीएल चेयरमैन निजीकरण को टालने के लिए तैयार नहीं हुए और बात बिगड़ गई और आज भी यह हड़ताल जारी है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार को देखते हुए ऊर्जा विभाग की बड़ी बैठक बुलाई है। अब देखना होगा कि सरकार कर्मचारियों को शांत करा पाती है या नहीं। यूपी की बीजेपी सरकार में अंधेरा है। अब तक यहां की कानून व्यवस्था पर भी सवाल विपक्ष उठा रहा था, लेकिन अब तो बीजेपी के पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष ने भी सवाल उठा दिए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष राज्य की टीएमसी सरकार को घेरने की कोशिश में यूपी और बिहार की अपनी ही सरकार को निशाने पर ले गए। घोष के बयान से अब बीजेपी परेशान दिख रही है और विपक्ष को मौका मिल गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी भी वक्त है, लेकिन बीजेपी अभी से कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर ममता सरकार को घेर रही है। मगर ममता को घेरते घेरते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष अपनी ही पार्टी को घेर बैठे हैं। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं समझा, बस बोल दिया। अब उनके बड़बोलेपन ने बीजेपी को ही बदनाम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह माफिया राज के हाथ में आता जा रहा है। दिलीप घोष का यह बयान काफी चर्चा बटोर रहा है। वजह यह है कि जिन राज्यों का नाम लेकर वो ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वहां बीजेपी की सरकारें हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सरकार चला रहे हैं, जबकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन वाली सरकार है। अपने बयान में बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जिस तरह से बीजेपी के नेता को मारा गया वो शर्मनाक है और प्रदेश और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। दिलीप घोष के बयान के बहाने अब विरोधी पार्टियों ने बीजेपी पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है कि दिलीप घोष को ट्रोल मत कीजिए, वो एक ईमानदार नेता है जिन्होंने ये स्वीकारा है कि उनकी पार्टी के शासन वाले यूपी और बिहार की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। वहीं बिहार के नेता पप्पू यादव भी ट्वीट कर लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में माफिया राज है, ये मैंने नहीं, पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है। मुझे अब बस इतना जानना है कि इन माफियाओं का सरगना कौन है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार या फिर ढोंगी आदित्यनाथ। अब विपक्ष तो बीजेपी पर चुटकी लेगा ही जब पार्टी के नेता ने ही अपनी सरकारों को घेरा है। घोष के बयान ने बीजेपी की थू-थू करवा दी है। ये बयान बंगाल में बीजेपी के लिए बवाल की वजह भी बनेगा, क्योंकि विपक्षी पार्टी अक्सर कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाती हैं
और अब तो नेता ने भी मान लिया है कि बीजेपी के राज में गुंडों का बोलबाला है। अब देखना होगा कि अपनी फिसली जुबान पर घोष क्या सफाई देते हैं। बीजेपी सरकार के काम और बयान दोनों ही उनके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, जिस कारण एनडीए के कई साथी अलग हो चुके हैं। टीडीपी, शिवसेना के बाद अकाली दल भी एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं। एनडीए की ताकत लगातार कम हो रही है। यही वजह है कि वो दूसरे दलों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुटी है। जब दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, उस दौरान पीएम मोदी उन्हें अपना बनाते नजर आए। क्या एनडीए के साथ जुड़ेगी वाईएसआर कांग्रेस? क्या रेड्डी मिलाएंगे पीएम मोदी से हाथ? आखिर क्या है जगनमोहन रेड्डी से पीएम मोदी के मुलाकात के मायने? ये सवाल उस बैठक के बाद उठ रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी से बात की। इस मीटिंग के बाद मायने निकाले जा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में नायडू से दोस्ती तोड़ने वाली बीजेपी अब रेड्डी से रिश्ता जोड़ सकती है। हालांकि इस मुलाकात पर दोनों दलों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। उनके करीबियों के अनुसार ये मुलाकात अलग मुद्दे को लेकर हुई। एनडीए में शामिल होने का कोई मामला इसमें नहीं था, लेकिन उस पर विचार जरूर हुआ। वहीं जगनमोहन रेड्डी के एक करीबी ने कहा कि ये सही है कि हमें सरकार में शामिल होने का ऑफर मिला है, लेकिन हमें लोकल नेताओं को भी मनाना होगा। ज्यादातर का नजरिया सरकार से नहीं जुड़ने का है। वैसे हम सरकार को हर बड़े मुद्दे पर सपोर्ट करते हैं। केंद्र के साथ हमारे काफी अच्छे रिश्ते हैं। अब नेता तो मोदी सरकार के पास आने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन अगर दोनों दल हाथ मिलाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा, क्योंकि दक्षिण राज्य में अभी उसका कोई साथी नहीं है और चंद्रबाबू नायडू का साथ छोड़ने के बाद वो अकेली पड़ गई है। यही वजह है कि वो साथी की तलाश में जुटी है। हालांकि रेड्डी अब क्या फैसला लेते हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि पहले भी वो एनडीए का ऑफर ठुकरा चुके हैं। दरअसल तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू ने जब 2018 में एनडीए का दामन छोड़ा, तब वाईएसआरपीसी को गठबंधन में लाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन जगमोहन ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। जगमोहन को डर है कि एनडीए से जुड़ने पर कहीं मुस्लिम और ईसाई उनके खिलाफ न हो जाएं। 10% अल्पसंख्यक जनसंख्या के वोट जगनमोहन के प्रमुख वोटरों में हैं। इसके अलावा उनको डर है कि एनडीए से जुड़ने पर कहीं उनकी तोल मोल की शक्ति भी कम ना कर दी जाए। उनका मानना है कि सरकार के बाहर रहकर मुद्दों के आधार पर समर्थन कर केंद्र की हार पर बात नहीं करते हुए मदद मिल सकती है। वाईएसआर दोस्ती के ऑफर को अपने नजरिए से देख रही है और बीजेपी अपना फायदा देख रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुलाकात से बनेगी दोनों दलों के बीच बात। और बुलेटिन के आखिर में बात सिनेमा घरों के लिए जारी गाइडलाइन की। देश में जारी स्वास्थ्य मुसीबत के बीच एक बार फिर सब पटरी पर लाने की कवायद जारी है। 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें गृह मंत्रालय ने सभी सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी थी। और अब केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा घरों को खोलने के लिए एसओपी जारी कर दिया है। दिखाते हैं आपको कि किन किन बातों का रखना होगा ध्यान। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में सरकार ने देश में पूर्णबंदी लगा दी थी ताकि महामारी पर काबू पाया जा सके, लेकिन पूर्णबंदी के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा था, जिसके बाद सरकार ने एहतियात बरतते हुए क्रमानुसार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है और अब 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 शुरू हो चुका है। अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी करते वक्त ही सरकार ने बताया था कि 15 अक्टूबर से सिनेमा घरों को कुछ शर्तों के साथ खोल दिया जाएगा और आज केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा घरों को खोलने के लिए एसओपी जारी कर दिया है। जी हां, इस संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सिनेमा घर 50% क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से फिर खुलेंगे। सिनेमा घरों को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। दर्शकों के बीच 1 सीट की दूरी रखनी होगी। स्वास्थ्य मुसीबत से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाली 1 मिनट की एक फिल्म दिखाया जाना या इस बारे में घोषणा किया जाना अनिवार्य होगा। सभी जगह टिकट की ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही मास्क पहनना और सैनिटाइजर आवश्यक होगा। सिंगल स्क्रीन में टिकट बुकिंग के लिए ज़्यादा खिड़कियां खोलनी होंगी। आपको बता दें कि महामारी से निपटने के लिए 25 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन के बाद से ये सभी गतिविधियां बंद थीं। पीएम मोदी ने 25 मार्च से देशव्यापी पूर्णबंदी लगाए जाने की घोषणा की थी और इसे चरणबद्ध तरीके से 31 मई तक बढ़ाया गया था। फिर देश में अनलॉक प्रक्रिया की शुरुआत 1 जून को हुई थी और चरणबद्ध तरीके से व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों को फिर से खोला गया। फिलहाल अनलॉक 5 के तहत सिनेमाघर 7 महीनों बाद खुलेंगे। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।